क्लास में अपना जो विषय चल रहा था वो चल रहा था आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। और पीछे की जो कक्षा थी उसमें हमने जो भारत में नियोजन की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब आगे हम भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, कल मैंने आपको क्लियर करवा दी थी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी और किस तरह से चली थी, किस क्रम में चली थी, वो मैंने आपको सारे ही बता दी थी पीछे की कक्षा में। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चली थी उनमें से कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में जिस प्रकार की बाधा आई या कुछ पंचवर्षीय योजनाओं को बीच में ही रोक दिया गया, तो इस तरह से क्यों हुआ, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर प्रश्न उठता है। तो वही टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो किस तरह से संचालित हुई या कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में किस तरह की बाधा उत्पन्न हुई। तो देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसका उद्देश्य क्या था। अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या निकला था, भारत में आर्थिक विकास करना। हमेशा ध्यान रखिए कि एक नंबर में इसी तरह के प्रश्न उठते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था। तो इसी तरह के क्वेश्चन उठते हैं और इसी तरह के प्रश्न आते हैं। भारत में आर्थिक विकास करना, ये उद्देश्य किसका था, ये उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं का। यानी पंचवर्षीय योजनाओं के अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो भारत में आर्थिक विकास करना था। अब देखिए, प्रश्न एक आता है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो असफल हुई थी। तो उसकी असफलता के कल मैंने आपको कारण बताए थे। तो हम देखते हैं, वापस इसी प्रश्न को मैं आपको दोहराती हूँ। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण और इसमें इसका प्रभाव आगे आने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना पर भी पड़ा था। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसकी असफलता का एक तो मुख्य कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, ये तो हमने कल की उसमें कक्षा में किया भी था। दूसरा, सूखे की समस्या, अकाल में सूखे की समस्या, ये हम लोगों ने किया था कल की कक्षा में। इसके बाद में आया था तीसरा, मूल्य वृद्धि, यानी महंगाई का बढ़ जाना, मूल्य वृद्धि। और इसके बाद में चौथा आया था संसाधनों का क्षय, यानी जितने भी संसाधन थे उनकी हानि होना, तो संसाधनों का क्षय। तो देखिए, ये अपने आप में एक प्रश्न बनता है, ये अपने आप में स्वयं में एक प्रश्न है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कोई दो कारण बताइए। कारण एक नंबर में दो ही पूछे जाते हैं या एक ही पूछा जाता है, परंतु आपके पास कारण पर्याप्त होने चाहिए कि भाई इनकी असफलता का और क्या कारण हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण यही है। अब हम देखते हैं इसके आगे जो पंचवर्षीय योजना थी, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, एक तो उसकी अवधि क्या थी और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उसे क्यों बीच में ही रोका गया था। अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966, यानी इसकी अवधि थी 1961 से 1966। अब हमें चौथी पंचवर्षीय योजना की, यानी इसको तो हम यहाँ पर बंद करते हैं, इस प्रश्न को, तो ये अपने आप में एक प्रश्न हो गया। अब हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी देखिए अवधि, यानी ये पंचवर्षीय योजना है, यानी 5 वर्ष की अवधि निर्धारित है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होनी चाहिए, 66 से लेकर 69, मतलब 66 से लेकर कितनी होनी चाहिए इसकी चौथी की, 74 तक, 69 नहीं 74 तक। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना हिसाब से तो 1966 से है, तो शुरू हो जानी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर ये शुरू नहीं हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1969 से लेकर 1974 तक। अब प्रश्न अपने पास ये आता है कि ये 3 वर्ष कहाँ गए, यानी ये पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष बाद में क्यों शुरू हुई। तो इसका देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी असफलता का कारण आगे आने वाली योजना पर भी पड़ा, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में बाधा आई। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में बाधा आई तो चौथी पंचवर्षीय योजना 3 वर्ष बाद में शुरू हुई और इसके बीच में क्या हुआ, यानी इन 3 वर्षों में गवर्नमेंट ने क्या किया, योजना आयोग के द्वारा क्या किया गया, तो इन 3 वर्ष में क्या
चली थी? वार्षिक योजना चली थी। वार्षिक योजना 3 वर्षों में क्या चली थी? वार्षिक योजना चली थी। वार्षिक योजना देखिए कैसे चली होगी? 66 से 67 पहली, फिर 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 वार्षिक योजना चली। तीन वर्ष की अलग अलग एक एक वर्ष की वार्षिक योजना चली। तो देखिए ये 3 वार्षिक योजना होगी, ये पहली होगी, ये दूसरी होगी और तीसरी होगी, 3 होगी। अब देखिए इसमें प्रश्न ये देखिए अपना यहाँ से चल रहा है कि 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गई थी, तो इसके हिसाब से 66 में ही शुरू हो जाना चाहिए था कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना को, लेकिन उसमें बाधा आई। और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? 69 से लेकर 74 तक है। ठीक है, अब इन 3 वर्षों में 66, 67, 68, 69 इन 3 वर्षों में योजना आयोग के द्वारा किया क्या गया था? देश के आर्थिक विकास के लिए कौन से कदम उठाए गए थे? तो कौन से कदम उठाए गए थे? एक एक वर्ष की योजना डाली गई थी इसके बीच में, जिसको बोलते हैं वार्षिक योजना। वार्षिक योजना का मतलब होता है जो एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित की जाती है, वो कौन सी योजना होती है? वो वार्षिक योजना होती है। तो यहाँ पर ये वार्षिक योजनाओं की अवधि ये रही है। और उसके बाद में 1969 में कंप्लीट हुई, तो 1969 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू होगी? चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होगी। अब यहाँ पर आपको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न क्या है। तो देखिए प्रश्न है क्या इसमें? एक तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण आगे, चौथी पंचवर्षीय योजना में बाधा आई, तो उससे पहले यानी 3 वर्षों में योजना आयोग के द्वारा कौन सी योजना संचालित की गई थी? वो थी वार्षिक योजना, वर्षीय एक वर्षीय योजना। तो इसके बाद में हम देखते हैं इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। तो ये दोनों ही आपको करना है, एक तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण और उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना में जो बाधा आई उसके मध्य कौन सी योजना संचालित की गई थी? तो उसके मध्य कौन सी योजना थी? वार्षिक योजना संचालित की गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जिसको ये आपको करना है प्रश्न। अब हम देखते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसको समय से पहले ही खत्म कर दिया गया था, रोक दिया गया। अब मैं आती हूँ 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी और उसे कब रोक दिया गया? क्यों रोक दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना की थी 74 से 1974 से लेकर 1979 तक थी, लेकिन इस योजना को 1978 में ही क्या कर दिया गया था? रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया इसको। यानी ये वो पंचवर्षीय योजना के लिए प्रश्न आता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही खत्म कर दिया गया था? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसे समय से पहले ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आई थी और उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसे समय से पहले ही खत्म करके किसका? अनवरत योजना, ये अनवरत योजना संचालित की गई और इसकी अनवरत योजना संचालित की। ठीक है, और अनवरत योजना का मतलब क्या होता है कि जो योजना चल रही है, अभी रनिंग में चल रही है ना, उस योजना के ही उद्देश्यों को पूरा करना, उसके लिए क्या था? अनवरत योजना शुरू कर दी गई। और अनवरत योजना की जो अवधि रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी? 80 से 85 तक, सॉरी 78 से 1983 तक। इसकी अवधि कितनी रखी गई? 1978 से 1983 तक इसकी अवधि रखी गई। किसकी अवधि रखी गई थी? अनवरत योजना की अवधि रखी गई थी। कब? 1978 से लेकर 1983 तक रखी गई थी। और 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही रोक दिया था और उसके बाद में उसके स्थान पर अनवरत योजना संचालित की। और इस अनवरत योजना की अवधि कितनी रखी गई? 1978 से 1983 तक रखी गई थी। और अनवरत योजना क्या है? अनवरत योजना का मतलब होता है जो योजना चल रही है इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाने वाली जो योजना थी वो अनवरत योजना थी। अब देखिए होता क्या है, 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, यानी मोरारजी देसाई जो है उनकी सरकार गिर जाती है और इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। तो 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया? इस अनवरत योजना को खत्म कर दिया। वही बात होगी जैसे गवर्नमेंट कांग्रेस की है तो वो
पार्टी के द्वारा जो भी योजना संचालित की गई है तो उसको बंद कर देगी या उसको ठंडे डिब्बे में डाल देगी कि ये नहीं, और अपनी योजना चला देगी। वही यहाँ हुआ अनवरत योजना के साथ। अनवरत योजना को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अनवरत योजना को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसके बाद में वापस कौन सी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 80 से 85 तक। तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी आ गई, 80 से 85 तक। ये 1980 से 1985 तक है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि मैंने आपको कितनी लिखाई थी, वो थी 80 से 1985। देखिए ये हो सकता है आपको ये 22 बात समझ में ही नहीं आए कि क्या हो गया, किसने रोक दिया, क्या संचालित कर दिया, वगैरह वगैरह। तो बहुत इजी है इसको समझना। प्रश्न क्या उठेगा इसमें, कौन सी योजना थी जिसे समय से पूर्व ही समाप्त किया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी, 74 से 79 तक थी। ठीक है, इसे समाप्त कब किया, 1978 में, एक वर्ष पूर्व ही रोक दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो इसके स्थान पर उन्होंने क्या कर दिया, अनवरत योजना संचालित कर दी। अनवरत योजना की अवधि कितनी रखी, 78 से 83 तक रख दी। क्लियर। इसके बाद में गवर्नमेंट बनी यहाँ पर 1980 में, वापस कांग्रेस की इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आती है, तो उन्होंने अनवरत योजना को खत्म कर दिया और उसके स्थान पर कौन सी योजना शुरू कर दी, छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी, जिसकी अवधि क्या थी, 80 से लेकर 85 ईस्वी तक थी। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि किस तरह से ये पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, किस तरह से इनको बीच में रोका गया। इनसे संबंधित ही प्रश्न उठता है। एक तो ये उठ सकता है अनवरत योजना क्या है, कौन सी योजना को समय से पहले खत्म कर दिया, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, या अनवरत योजना की अवधि कितनी रखी गई है। अब हम देखते हैं जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इससे लेकर प्रश्न बनने की काफी अच्छी संभावना है। पूछा जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना बनी थी, उसका उद्देश्य क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम योजना थी, पंचवर्षीय योजना, उसका उद्देश्य क्या रखा गया था और उसमें जो विकास की दर है वो कितनी प्रतिशत रखी गई थी। तो मैं आती हूँ 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या पढ़ेंगे हम, इसका हम पढ़ेंगे उद्देश्य, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, इसका है अधिक तीव्र समावेशी, अधिक तीव्र समावेशी, अधिक तीव्र समावेशी और धारणीय विकास, और धारणीय विकास। धारणीय विकास का मतलब क्या हो गया, पोषणीय विकास। सतत विकास या धारणीय विकास एक ही है। तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था, अधिक तीव्र समावेशी और धारणीय विकास, इसका उद्देश्य रखा गया था। और इसमें विकास दर, इसमें विकास दर कितने प्रतिशत रखी गई थी, इसमें विकास दर थी 8% रखी गई थी। और इसके साथ साथ इसका जो उद्देश्य था उसमें देखिए क्या था, इसमें गरीबी निवारण, इसके उद्देश्य में आता है गरीबी निवारण, गरीबी को कम करना। इसके बाद में इसका आता है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार। इसके बाद में आता है बेरोजगारी में कमी, बेरोजगारी में कमी। ये उद्देश्य रखे गए थे ताकि इन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। और इसके बाद में है ये मुख्य रूप से इसके उद्देश्य थे गरीबी निवारण करना, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में क्या करना, सुधार करना, और बेरोजगारी में कमी करना। तो ये चला था अपनी पंचवर्षीय योजना, यहाँ खत्म होता है ये टॉपिक। तो पंचवर्षीय योजनाओं में एक तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपको लिखना है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ये पूरा लिख लेना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख लेना। क्यों, क्योंकि
किसी भी एंगल से पूछे 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, तो आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हो। अगर पूरा करना है एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में पूछता है अगला, तो अधिक तीव्र समावेशी और धारणीय विकास कर दो। दो पूछते हैं तो इनमें से कोई से भी दो कर दो। तो इस तरह से भारत में जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नीति आयोग। अपना इस पार्ट का लास्ट बिंदु है नीति आयोग, और उसमें से तो प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि नीति आयोग का जो निर्माण 2015 में ही तो किया गया था। देखते हैं नीति आयोग को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं। अब हम देखते हैं नीति आयोग। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का जो विकास का उद्देश्य था या निर्माण का जो उद्देश्य था, वो था कि भारत 1947 के बाद में आजाद हुआ था, तो भारत की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी और इसको एक ऐसे आधार की जरूरत थी जिसके माध्यम से ये क्या करे, अपने आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करे। तो इसके पास संसाधनों की कमी, भारत के पास इतना कोई मजबूत यहाँ का अर्थव्यवस्था की रणनीति या ढांचा था नहीं। तो भारत के सामने ये बात आई कि हम एक लंबी अवधि की योजनाएं संचालित करें, यानी बहुत जैसे 5 वर्ष की एक लंबी अवधि होगी, इसमें अगर हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, किसी लक्ष्य को लेकर काम करेंगे, तो एक लंबी अवधि में वो लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। एक बात है, जैसे एक चैप्टर को अगर आपको 1 महीना दे दिया जाए कि इसे याद करना है, तो आप उसका हर शब्द जो है वो याद रखोगे, हर शब्द उसको पढ़ोगे, क्योंकि वो आपका लक्ष्य हो गया, लंबी अवधि का लक्ष्य हो गया। तो भारत ने क्या किया, लंबी अवधि की जो लक्ष्य है उनको प्राप्त किया, और प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हुई थी, उस तक भारत ने अपना जो मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास का, वो लगभग पूर्णतया प्राप्त कर लिया। अब इतनी लंबी अवधि की योजना संचालित करने का भारत के पास कोई उद्देश्य नहीं था। तब भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर क्या बनाया गया, नीति आयोग की स्थापना की गई। यानी ये जो नीति आयोग की स्थापना है, ये किसके स्थान पर हुई है, ये योजना आयोग के स्थान पर हुई है। नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई है, योजना आयोग के स्थान पर। और इसका निर्माण कब हुआ, 1 जनवरी 2015। ये डेट पूछ सकते हैं नीति आयोग को लेकर। अगर प्रश्न बनते हैं तो बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं इसके। सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं इसकी डेट की, कि इसमें ये तारीख पूछी जाती है। अब हम आते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष पर। सबसे पहले हम देखते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष। तो मैंने आपको ये योजना आयोग का अध्यक्ष जो बताया था, वो बताया था देश का प्रधानमंत्री। तो वही बात है, देश का जो प्रधानमंत्री है वो योजना आयोग का, कोई भी जो प्रधानमंत्री चल रहा है वही योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री जो चल रहे हैं, प्रधानमंत्री सत्ता में है, चलने का मतलब सत्ता में है, जिसकी सरकार है वो प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। तो आपको वो प्रधानमंत्री का नाम लिखना है। इसके बाद में देखिए इसके कार्यकारी सदस्य, वर्तमान में इसके जो कार्यकारी सदस्य है वो कौन है, जिसको हम बोलते हैं सीईओ। यानी इसके सीईओ कौन है, तो वो है अमिताभ कांत। वर्तमान में इसकी जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत। और इसके बाद में हम बात करते हैं इनके उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो आपकी किताब में अरविंद पनगड़िया लिख रखा है, वो हट गए हैं और उनके स्थान पर वर्तमान में है राजीव कुमार। ये प्रश्न पूछ सकते हैं इनके। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बताओ, अध्यक्ष का नाम बताओ, सीईओ बताओ। तो इस तरह से ये नाम आपके आते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी इसके जो सदस्य है नीति आयोग के, तो वो कौन है, एक तो जो राज्य है, राज्यों के मुख्यमंत्री, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल, व केंद्र शासित प्रदेशों के
प्रदेशों के उपराज्यपाल क्या है इनके सदस्य। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के सदस्य कौन होते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इनके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो ये है अपना नीति आयोग। आगे फिर इसका हम एंड करेंगे और अगला जो लेसन है वो शुरू करेंगे। थैंक यू।